दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था आपको कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। अगर आपका वो वीडियो मिस आउट हो गया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हमारा टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग फंड रेस कर सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि फ़ंड किससे रेस किया जाता है। तो 3 फंड रेजिंग का हम लोग का रहता है। एक हम लोग का रहता है इक्विटी शेयर, दूसरा हम लोग का रहता है प्रेफरेंस शेयर और तीसरा हमारा रहता है डिवेंचर। लेकिन क्या ये फंड तुरंत रेस हो सकता है? तो नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1, यानी इक्विटी शेयर ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए और प्रेफरेंस और डिबेंचर जो है वो कम मात्रा में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर को जो है वो रेगुलर इनकम नहीं पे करने पड़ते, लेकिन प्रेफरेंस और डिबेंचर जो है उनको हम लोग को इनकम पे करनी ही पड़ती है। और वो इनकम क्या रहती है? उनका इंटरेस्ट या उनका डिविडेंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हम लोग को फंड लेते समय ध्यान रखने हैं और उसके बेस पे हम लोग को फंडिंग जो है वो मैनेज करना है। ओके, तो हम लोग का सबसे पहला जो नेचर दिया हुआ है वो हम लोग का दिया नेचर ऑफ बिजनेस। अब अगर आपका बिजनेस जो है वो रेगुलर इनकम लेके आ रहा है, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, तो एडवाइजेबल रहेगा हम लोग डिबेंचर या प्रेफरेंस ले सके। क्यों? क्योंकि डिबेंचर और प्रेफरेंस को हम लोग को रेगुलर इनकम जो है वो देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो रिस्क पे चल रहा है, इनकम रेगुलर नहीं है, तो क्या एडवाइजेबल होगा कि इक्विटी शेयर को लो। क्योंकि इक्विटी शेयर का क्या रहता है, जब हम लोग को पैसे मिलते हैं, जब हम लोग को प्रॉफिट होता है, उस टाइम पे हम उनको जो एडिशनल शेयर्स जो है वो दे सकते हैं, यानी बोनस शेयर। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला पॉइंट हो गया। सेकंड हम लोग का दिया है कि मनी मार्केट कंडीशन। अगर इन्वेस्टर बूम पीरियड में इन्वेस्ट कर रहा है, बूम पीरियड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर इन्वेस्टर बूम पीरियड में हमारी कंपनी में पैसे लगा रहा है तो उसको क्या खरीदेगा? इक्विटी शेयर। क्यों? क्योंकि उसको उसके बदले में प्रॉफिट मिल सकता है, उसको उसके बदले में शेयर मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग का डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, पैसों की वैल्यू जो है मार्केट में पूरी तरीके से गिर गई है, तो उस टाइम पे इन्वेस्टर किस में इन्वेस्ट करेगा? डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, फिर थर्ड हम लोग को दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ये फर्स्ट पॉइंट में ही हम लोग का बता दिया कि अगर इनकम हमारी रेगुलर है तो हम लोग क्या करेंगे? डिवेंचर या प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन अगर इनकम हमारी कम है, रिस्क पे है, इनकम कभी कभार आती भी नहीं है, तो क्या एडवाइजेबल रहेगा? हम लोग का इक्विटी शेयर को हम लोग ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ हम लोग का दिया हुआ है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर हम लोग को कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत छोटी है, छोटी का मतलब होता है कि हम लोग को पैसे ज़्यादा नहीं चाहिए, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, एक छोटा सा फंड है, तो उसके लिए हम लोग को पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम लोग को फंड ज़्यादा नहीं चाहिए रहता, आधे से ज़्यादा तो हम ही लगाते, कुछ पैसों की ज़रूरत रहती है जो हम बाहर से इन्वेस्टर से मांगते हैं। ठीक है, तो अगर फंड कम है तो हम लोग ज़्यादा क्या लेंगे? इक्विटी शेयर। लेकिन अगर फंड ज़्यादा है तो उस टाइम पे हम अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ जो है वो लेके आएंगे। ओके, फिफ्थ हम लोग को दिया हुआ है रिटेनिंग कंट्रोल। रिटेनिंग कंट्रोल का मतलब दोस्तों क्या होता है कि कंपनी में कभी कभार मैनेजमेंट जो है अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहती, तो उस टाइम पे वो क्या करती है? डिवेंचर और प्रेफरेंस को ज़्यादा महत्व देती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि अगर इक्विटी शेयर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? ओनर बन जाता है। अगर इक्विटी शेयर ज़्यादा पैसे लगाएगा या इक्विटी शेयर अगर अपना शेयर्स खरीदेगा तो वो ओनर बन जाएगा, उसको डिसीजन लेने के अधिकार होंगे, उसको कंपनी का मैनेजमेंट दिया जाएगा, यानी सब डिसीजन जो है वो उसको पूछ के लिया जाएगा। बहुत सारी कंपनियां ऐसे रहती है जो अपना मैनेजमेंट बाहर के लोगों को नहीं देना चाहती है। इसकी वजह से यहाँ पे रिटेनिंग कंट्रोल में पॉइंट क्या है, अगर कोई मैनेजमेंट अपना कंट्रोल बाहर के लोगों को नहीं देना चाहती तो उस टाइम पे वो इक्विटी शेयर को ज़्यादा नहीं प्रेफर करेगी। वो किसको प्रेफर करेगी? डिवेंचर या प्रेफरेंस को। लेकिन हाँ, अगर कंपनी को वाकई में पैसों की भी ज़रूरत है और वो बाहर के लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी है, तो उस टाइम पे वो किसको प्रेफरेंस देगी? इक्विटी शेयर को। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है दोस्तों, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी।
अब जब भी कंपनी इक्विटी, प्रेफरेंस या डिबेंचर लेती है तो वो ये भी देखती है कि वो कितना अमाउंट कब तक पे कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन है और उनको लंबे समय के लिए पैसे चाहिए, वो डिबेंचर और प्रेफरेंस तो ले लेगी। लेकिन हमको भी पता है कि मार्केट की कंडीशन हमेशा सेम नहीं रहती, कभी बूम पीरियड आता है, कभी डिप्रेशन पीरियड आता है। बूम पीरियड आता है तो दोनों के मज़े हैं, यानी इन्वेस्टर के भी और कंपनी के भी। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट कर सकती है, जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड का पैसा है वो पे कर सकती है। लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड आया और कंपनी के पास पैसे नहीं रहे तो कंपनी के ऊपर डेब्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। इसकी वजह से कंपनी को ये भी देखना पड़ता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, और अगर लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं तो क्या हम उतने काबिल है कि हम इंटरेस्ट और डिविडेंड का जो पैसा है वो पे कर सकते हैं। ये देखने के बाद वो डिसीजंस लेती है कि किससे हम लोग को इन्वेस्टमेंट लेना है। ठीक है। 7th हम लोग को दिया हुआ है नेचर ऑफ द असेट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के असेट्स कैसे, अगर असेट्स जो है वो हाई वैल्यू के नहीं है और उनको अगर हम बेचने के लिए जाएंगे भंगार की कीमत में तो भी उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो उस टाइम पे हम लोग डिबेंचर नहीं लेते। लेकिन कंपनी के असेट बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हाई वैल्यू पे हम लोग ले रहे हैं और उनकी वैल्यूएशन जो है फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है कि बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई ज़मीन खरीदी है, ज़मीन भी हमारी असेट रहती है ना। अगर हमने ज़मीन खरीदी है, ज़मीन की वैल्यू जो है आज हमने 1 लाख में खरीदी, लेकिन फ्यूचर में वो वही ज़मीन जो है हम लोग को 4 लाख में मिल रही है, यानी हम उसको भंगार की कीमत यानी किसी और को रीसेल करना चाहते हैं तो हम 4 लाख में रीसेल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वैल्यू में वाइड फ्लक्चुएशन आ गया है ना। तो उस टाइम पे हम क्या प्रेफर करेंगे, डिबेंचर को लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटी। हम लोग को इंटरेस्ट का रेट भी देखना है कि किस टाइप का इंटरेस्ट कितना देना है। अगर इंटरेस्ट का रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर को इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है ना। और अगर इंटरेस्ट का रेट जो है वो कम है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस और डिबेंचर। ओके। 9th हम लोग को दिया हुआ है एटीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का एटीट्यूड कैसा है। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हम कंपनी के बारे में नहीं देख सकते, कंपनी तो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट देखती रहेगी, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर भी जो है वो बहुत सोच समझ के अपना दिमाग लगाता है, वो भी अपना पैसा डूबने देना नहीं चाहता। अगर इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि यहाँ से हमारी इनकम मिल सकती है लेकिन क्या सेफ्टी हमको, मतलब उस कंपनी के ऊपर उसको भरोसा नहीं है, तो उस टाइम पे इन्वेस्टर किसके अंदर पैसे लगाएगा, डिबेंचर या प्रेफरेंस पे, क्योंकि उनकी रेगुलर इनकम आती रहती है। लेकिन इन्वेस्टर अगर रिस्क लेने के लिए रेडी है तो उस टाइम पे इन्वेस्टर किस में पैसे लगाएगा, इक्विटी शेयर में। ओके। फिर हम लोग को दिया हुआ है 10th टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी कैसी है, क्योंकि अगर टैक्स से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली ना कंपनी को फ़ायदा है ना इन्वेस्टर को फ़ायदा है ना। इसकी वजह से टैक्सेशन पॉलिसी भी जो है वो ध्यान दी जाती है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर अगर हम लेते हैं तो डिबेंचर का जो टैक्स है वो डिडक्टेबल होता है। डिडक्टेबल का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो नील कर दी जाती है ना। तो इसकी वजह से हम लोग अगर टैक्स का रेट ज़्यादा है तो हम इन्वेस्टमेंट किस में से करेंगे, डिबेंचर में से। लेकिन अगर टैक्स का रेट जो है वो मिनिमम है, हम पे कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट का फंडिंग कहाँ से लेके आएंगे, इक्विटी शेयर से। ओके। फिर 11th हम लोग को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अब दोस्तों हम ये सब चीज़ें तो पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग को कुछ एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अगर कंपनी के पास उतना पैसा है कि वो एडवर्टाइज कर सके और उतना उन लोग के पास पेशेंस है कि उतने समय के लिए वो रुक सके, तो उस टाइम के लिए वो इक्विटी शेयर को प्रेफर कर सकती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर हम लोग को ऐसे ही नहीं मिलेगा, हम लोग को उसको बार बार एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हम लोग का उसके अंदर खर्चा, किस में खर्चा रहता है, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकर, इनको भी हम लोग को पैसे देने पड़ते हैं, है ना। तो इसकी वजह से इसमें खर्चे ज़्यादा है। अगर कंपनी के पास उतना पैसा है कि वो खर्चा करने के लिए रेडी है तो वो इक्विटी शेयर के लिए जा सकती है। लेकिन अगर कंपनी के पास उतने पैसे नहीं है तो वो किस में इन्वेस्ट करेगी, प्रेफरेंस या डिबेंचर। ओके।
फिर 12th हम लोग का लास्ट पॉइंट दिया हुआ है लीगल रेस्ट्रिक्शन। अब कंपनी सारी चीज़ें फंड जो है वो लेके आएगी, लेकिन उसको कुछ अपने लीगल बाउंड्रीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ साल पहले यानी 1992 के पहले अगर हम लोग को 50 लाख से ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग को कंट्रोलर की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी वो जो लीगल रेस्ट्रिक्शन है वो हटा दिया गया। अब हम लोग कितना भी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही रूल्स जो है वो है हम लोग की कंपनी के अंदर जिसको हम लोग को फॉलो अप करना पड़ता है। तो दोस्तों कंपनी इन्वेस्टमेंट तो लेके आती है, लेकिन उसको ये भी देखना पड़ता है कि कितना इन्वेस्टमेंट की लिमिट उसकी है, ठीक है। वो सिर्फ पैसे नहीं कर सकती, उसको सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही कंपनी ये डिसाइड करती है कि कितना पैसा जो है वो कैपिटल में लेके आ सकती है, कितना प्रेफरेंस में और कितना डिबेंचर में। तो दोस्तों ये हम लोग का हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हम लोग को अगर कैपिटल स्ट्रक्चर का फंड रेस करना है तो हम कैसे और कहाँ से रेस करेंगे, और ये हम लोग ने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।